नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अपने लेखाशास्त्र की जो पुस्तक है उसके विभिन्न पाठों में जो अंतर वाले प्रश्न आते हैं तो उन अंतर वाले प्रश्नों को करेंगे जो हर साल या तो लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं या परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है जिन प्रश्नों की और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों को आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आप ये क्लास पूरी अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपके समझ में आ जाए। और जो ये प्रश्न आज मैं करवा रहा हूँ इनका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी इनको कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में है। स्थिर पूंजी खाता विधि क्या होती है कि जब हम फर्म में खाते बनाते हैं साझेदारों के, तो जो साझेदारों के खाते बनाने की विधि है वो दो प्रकार से है। एक तो स्थिर पूंजी खाता विधि है और एक परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है। स्थिर पूंजी खाता विधि में क्या होता है कि जो पूंजी के लेन देन है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं और जो अन्य लेन देन है साझेदारों के वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में साझेदार चालू खाते में लिखे जाते हैं। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में एक ही खाता खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें पूंजी और अन्य समस्त लेन देन उसी में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसके देखिए प्रश्न, वो अंतर का प्रश्न है वो हम हल करते हैं। देखिए, जो अंतर के प्रश्न आज हम हल करेंगे, इन अंतर के प्रश्नों के साथ ऐसे बहुत सारे प्रश्न और साथ में हल हो जाएंगे जो छोटे रूप में आने की संभावना रहती है। एक एक नंबर वाले अति लघुतरात्मक या ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्नों में आने की संभावना रहती है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अंतर वाला कोई भी प्रश्न आता है और जिन मदों के बीच में अंतर पूछा गया है तो अगर आपको उनका अर्थ पता है तो आप अंतर आसानी से उनमें बीच में निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज हम देखिए पहले शुरू करते हैं स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में अंतर। पहला अंतर है वो आपको परीक्षा में इसी प्रकार से देखिए, अगर कोई आता है तो बनाना है, अंतर का आधार लिखना है, अंतर का आधार लिख के फिर तालिका बनाकर सारणी बनाकर आपको अंतर दिखानी है। ठीक है ना। और अगर आपको अंतर का आधार याद है तो आप सेकंडों में अंतर लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो देखिए, पहला अंतर क्या है, खातों की संख्या। स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत दो खाते खोले जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में केवल एक खाता खोला जाता है, साझेदार पूंजी खाता। दूसरा अंतर है पूंजी खातों के शेष में परिवर्तन। देखिए, स्थिर पूंजी खाता विधि में जो पूंजी खाते का शेष है वो सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है। जब कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है या साझेदार स्थायी रूप से आहरण कर लेता है तो पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि का शेष है वो प्रतिवर्ष बदलता रहता है। तीसरा अंतर है पूंजी खातों का शेष। स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। चौथा अंतर है व्यवहारों का लेखांकन। देखिए, स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते खुलते हैं, स्थिर पूंजी खाता नहीं, साझेदार पूंजी खाता और साझेदार चालू खाता। तो साझेदार पूंजी खाते में तो पूंजी से संबंधित लेन देनों का लेखा किया जाता है और चालू खाते में साझेदारों के अन्य व्यवहारों का लेखा किया जाता है। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता में सिर्फ साझेदार पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, तो उसमें पूंजी व साझेदारों के अन्य समस्त व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में चार अंतर हो गए: खातों की संख्या, पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन, पूंजी खातों का शेष और व्यवहारों का लेखांकन। देखिए, अगला जो हमारा अंतर है वो है कंपनी वाले अध्याय में अंश और ऋण पत्र के बीच में अंतर, जो सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है और हमें इसका अंतर है वो पता होना चाहिए। देखिए, पहला अंतर, स्वामित्व। अंशों के धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्र के धारक कंपनी के ऋणदाता होते हैं। देखिए, अंशधारी होते हैं वो कंपनी में पैसे लगाते हैं और कंपनी की जो जोखिम है वो वहन करते हैं, तो अंशधारी तो कंपनी के स्वामी होते हैं। जबकि ऋण पत्रधारी होते हैं वो एक निश्चित ब्याज दर के बदले में कंपनी को ऋण उपलब्ध कराते हैं। कंपनी को चाहे लाभ हो या हानि हो, कोई भी हो, तो ऋण पत्रधारियों को तो उनको ब्याज की राशि चुकाई जाती है। ठीक है ना। तो अंशधारक तो कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। दूसरा, हिस्सा। अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा है, जबकि ऋण पत्र ऋण की स्वीकृति है। तीसरा, लाभांश या ब्याज। लाभ, देखिए, अंशों में लाभ की स्थिति में ही अंशों पर लाभांश दिया जाता है, यानी अगर कंपनी में लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो ही लाभांश का भुगतान किया जाता है। अगर लाभ नहीं हुआ है तो लाभांश का भुगतान
नहीं किया जाता। लेकिन ऋण पत्रों की स्थिति में होता है कि कंपनी को लाभ हो या न हो, ऋण पत्रों पर ब्याज चुकाया जाता है। ठीक है। अगला, बट्टे पर निर्गमन। अंशों के समझ में, अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, लेकिन धारा 54 के अनुसार स्वेट समता अंशों को बट्टे पर जारी किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। अगर ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित करते हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं है, ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। पांचवा जो अंतर है, मताधिकार। अंशधारी को साधारण सभा में उपस्थित होने व मत देने का अधिकार है। देखिए, जो कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है, साधारण सभा होती है, या जो भी बोर्ड की मीटिंग होती है, वोटिंग होती है, तो उसमें अंशधारी वोट दे सकता है, देने का अधिकार रखता है। क्योंकि ऋण पत्रधारी को मताधिकार नहीं होता, ऋण पत्रधारी वोट देने का अधिकार नहीं रखता, सिर्फ अंशधारी ही वोट देने का अधिकार रखता है। तो अंश व ऋण पत्रों में कितने अंतर हो गए? स्वामित्व, हिस्सा, लाभांश या ब्याज, बट्टे पर निर्गमन, मताधिकार। आसान से 5 अंतर है। इन 5 अंतरों के आधार पर हम इनके बीच में अंतर लिख सकते हैं। चलिए अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर है समता अंश व पूर्वाधिकार अंशों में अंतर। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंतर का पहला आधार है लाभांश की दर। देखिए, समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी की जो जोखिम है समता अंशधारियों के द्वारा ही वहन की जाती है। जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी नहीं होते और इनको एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है। तो देखिए, लाभांश की दर समतांशों के संबंध में लाभांश की दर संचालक मंडल द्वारा निश्चित की जाती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश पूर्व निर्धारित एवं निश्चित होती है। हम जब प्रेफरेंशियल लिखते हैं तो 9% प्रेफरेंशियल, 10% प्रेफरेंशियल लिखते हैं, तो इनमें लाभांश की दर निश्चित होती है। ठीक है ना, क्योंकि समता अंशों में लाभांश की दर संचालक मंडल द्वारा निश्चित की जाती है। दूसरा, लाभांश प्राप्ति का अधिकार। देखिए, समता अंशधारियों को जो लाभांश है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद यदि बचता है तो दिया जाता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों से पूर्व लाभांश प्राप्ति का अधिकार होता है। तो इसमें क्या लिखा है? इन्हें पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश के पश्चात लाभांश दिया जाता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशों से पूर्व लाभांश दिया जाता है। परिवर्तनीयता। समता अंश अपरिवर्तनीय होती हैं। कंपनी के जीवन काल में समता अंशों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जबकि पूर्वाधिकार जो अंश है उनके निर्गमन की शर्तों में ये बात कही गई हो कि इनका हम समता अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इनको परिवर्तित कराया जा सकता है। अगला, शोधन। देखिए, समता अंश है वो कंपनी के जीवन काल में शोधनीय नहीं होते, यानी इन अंशों का भुगतान नहीं किया जाता। जबकि पूर्वाधिकार अंश है उनका एक निश्चित अवधि के बाद में शोधन कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। मताधिकार। समता अंशधारियों को हर परिस्थिति में मताधिकार होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः मताधिकार नहीं होता है। ठीक है ना, तो समता अंशधारियों को तो क्या होता है कि मताधिकार होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः मताधिकार नहीं होता है। अगला अंतर, तो इसमें कितने अंतर हो गए? 5। लाभांश की दर, लाभांश प्राप्ति का अधिकार, परिवर्तनीयता, शोधन, मताधिकार। आसान आसान 5 अंतर है जिनको हम अगर अंतर का आधार याद है तो अंतर है वो आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त साहस व साझेदारी में अंतर। देखिए, संयुक्त साहस और साझेदारी के बारे में हमने बार बार पढ़ा है कि संयुक्त साहस क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी निश्चित कार्य या निश्चित अवधि के लिए व्यापार करते हैं तो उसे हम संयुक्त साहस कहते हैं। और साझेदारी के लिए भी यही परिभाषा दी जाती है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करते हैं और उस लाभ को आपस में बांटते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। लेकिन साझेदारी पर साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। देखिए, पहला अंतर, नाम। संयुक्त साहस का प्राय कोई नाम नहीं होता, जबकि साझेदारी का एक निश्चित नाम होता है। साझेदारी फर्म का एक निश्चित नाम होता है। क्यों? क्योंकि साझेदारी का व्यापार लंबा चलता है, जबकि संयुक्त साहस का व्यापार है वो एक निश्चित अवधि या निश्चित कार्य के लिए होता है। ठीक है ना। दूसरा है अधिनियम। संयुक्त साहस के लिए कोई पृथक अधिनियम नहीं होता, जबकि साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। सदस्य। संयुक्त साहस में सदस्यों को सहशासी कहा जाता है, कोवेंचर कहते हैं, जबकि साझेदारी में सदस्यों को साझेदार, पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है ना।
चौथा प्रश्न, सदस्य संख्या। संयुक्त सास में कम से कम 2 तथा अधिकतम सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संयुक्त सास में कम से कम 2 और अधिकतम सदस्यों पर कोई प्रतिबंधित नहीं है। जबकि साझेदारी में कम से कम 2, साधारण व्यापार में अधिकतम 20 सदस्य एवं बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। इसके अलावा कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार साझेदारी में अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं, 50 साझेदार हो सकते हैं। अगला 5वां, पंजीयन। संयुक्त सास में पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है, जबकि साझेदारी में पंजीयन कराना आवश्यक है। इस प्रकार से हमने आज अंतर के कुछ प्रश्न देखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने की पूरी संभावना रहती है। इन अंतरों के प्रश्नों में हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी साथ में कर लिए हैं जो पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है ना। तो इनको आप ध्यान से एक बार देखें, पढ़ें, और इनका पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको अच्छे तरीके से पढ़ें। ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।